हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो आर 2025 में एग्जाम होना है उसके लिए घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज से हम लोग साइंस का जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। हमने इसके जो फिजिक्स वाला सेगमेंट था उसमें जो नोट्स दिए हुए थे घटना चक्र में वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन है आज की वीडियो में। और साथ में हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो हमारा मतलब NCERT हिस्ट्री होता है क्लास 6 का, इन सब के भी कंपाइलेशन दिए हुए हैं। अगर आप अभी इन सबको नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिए। सबकी प्लेलिस्ट बनी है। 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो है, एक दिन में निपटा सकते हैं एक वीडियो को। हालांकि देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगर पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष मतलब कि क्या है। ऑप्शन देखिए कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, तो उसको तो हम लोग लीप ईयर बोलते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं कि वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तीसरा, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगला कह रहे हैं कि वो समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो ये सारी बातें नहीं होंगी। अब देखिए कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, तो इसका जो उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, यानी कि जो लाइट ईयर होता है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था और हमने उसका उत्तर बता दिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये 10⁻15 मीटर है, लिखाया नहीं है अच्छे से यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अभी हमने ऊपर बताया कि दूरी का मात्रक है, तो इसमें कुछ बताना है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि माप की वो कौन सी इकाई है जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। ऑप्शन देखें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर डेसीमीटर। बी वाला हो जाएगा, अर्थात सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी वाला। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। और सेंटीमीटर इकाई में अगर आप 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझिए कि इंच जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1 नैनोमीटर कितना होता है। ऑप्शन देखें, 10 के घात 6 सेंटीमीटर या फिर 10 के घात -7 सेंटीमीटर या 10 के घात -8 सेंटीमीटर या फिर 10 के घात -9 सेंटीमीटर। हमसे नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि 10 के घात -7 सेंटीमीटर। इसका आप देखिए एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, वैसे ही याद कर लीजिए। अगर आपको मन करता है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो डिग्री सेल्सियस होता है वो टेम्परेचर की ही इकाई होती है। उसमें हम लोग -4, -3, -2 इस तरह से चले जाते हैं, -20, मतलब कुल मिला के माइनस में उसमें हो जाता है। तो आप बताइए कि टेम्परेचर का ही मात्रक हो, टेम्परेचर की ही इकाई हो, लेकिन उसका मान ऋणात्मक ना होता हो, वो कौन सा होगा। ऑप्शन देखें, सेल्सियस, तो ये तो होता ही है। फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर रीयूमर। उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो मतलब कि होना है वो हो जाएगा सी वाला, अर्थात केल्विन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीयूमर पैमाने का जो मान है वो ऋणात्मक हो जाता है, जबकि जो केल्विन है ना, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, यानी कि ये जो दिए हुए हैं इसमें कौन सा है जो हीट अर्थात ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन देखें, सेंटीग्रेड, ये क्या है, कैलोरी, अर्ग या फिर जूल। अभी हम ऊपर जब सेंटीग्रेड देख के आ रहे हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर की इकाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊष्मा की तो नहीं होगी। उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैलोरी, अर्ग, जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई हैं। तो देख लीजिए, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि ये टेम्परेचर की इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाइयाँ हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और इकाई दिया हुआ है। मैच करना है कि कौन सी भौतिक राशि की इकाई कौन सी हो जाएगी। मैंने पहले ही मैच करके रख दिया है इसको, दरअसल बुक में मैंने चीज़ें सॉल्व करके रखी हुई हैं। इसको टाइप करने में दिक्कत हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर दिया है बुक से पिक्चर लेकर के। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल के लिए। त्वरण की जो इकाई है वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल की हो जाएगी न्यूटन, कृत कार्य की हो जाएगी जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसका कूट वूट सब यहाँ नीचे दिया हुआ है। उत्तर जो होगा वो चौथा वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। तो यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है
कि त्वरण जो है ना वो किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन होता है। इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, जबकि वर्क का यानी कि जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। आपको मतलब कि सही मिलान करने के लिए दिया गया है, एक साइड इकाई है, एक साइड प्राचल है। और चलिए देख लेते हैं, लगता है एक ऑप्शन ही इसमें एलिमिनेट हो गया, मतलब कट गया है। खैर, तो देखिए वाट की जो इकाई होती है वो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पे जो है 2 कट गए हैं। हालांकि यहाँ पे है कैलोरी, क्या है, ये है कैलोरी और सामने लिखा हुआ है शक्ति। ठीक, तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो वाट का जो है वो हो जाएगा शक्ति। अगर नॉट की बात की जाए तो नॉट का क्या होता है, नॉट का होता है समुद्री जहाज की गति। ठीक है, नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालन से रिलेटेड है, जबकि कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है। तो इन सब का जब आप मिलान करेंगे तो इस तरह का उत्तर निकल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कूट में 4 3 2 1 हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो एक्सप्लेनेशन में देखिए कि जो शक्ति है अर्थात पावर है, इसका मात्रक जूल्स मतलब जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वॉट कहा जाता है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। नौ संचालन में प्रयुक्त जो दूरी है ना उसे क्या कहते हैं, नॉटिकल मील। ठीक है, और कैलोरी जो है वो ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। ये क्वेश्चन भैया बहुत पूछा जाता है, क्या है कि जो डॉप्शन इकाई है ना वो क्या मापने के लिए यूज़ होता है। तो वैसे तो ये वाला डे में भी बहुत पूछते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इस बार जो है प्रीलिम्स में उन्होंने नहीं पूछा, इस बार तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से क्रॉस डे तक पूछ लिए थे। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं डॉप्शन इकाई में क्या मतलब किसके लिए मापा जाता है। तो ओजोन की जो सांद्रता है ना वो मापते हैं डॉप्शन इकाई में, और ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जिस री एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसमें डे और जो थीम होता है उसमें आया हुआ था मैच द फॉलोइंग में करके ये वाला क्वेश्चन, कौन सा कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। अगला टॉपिक देखिए इससे रिलेटेड क्या है, मापक यंत्र एवं पैमाने। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक साइड उपकरण यंत्र दिए हुए हैं, दूसरी साइड मापन की राशियां दी गई हैं और मैच करना है। चलिए मैच कर लेंगे, ऐसा क्या है। तो अमीटर जो है वो धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर ये तो जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्यों मापने की इकाई है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है और बैरोमीटर जो है वो दाब यानी कि प्रेशर मापने की इकाई है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका जो कूट वुट है वो बी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि जो अमीटर है उससे किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक हो गया कि हाँ सापेक्षिक होना चाहिए ना, सापेक्षिक आर्द्रता होता है। तो इसको दरअसल आपेक्षिक नहीं, मेरे ख्याल से सापेक्षिक ही आर्द्रता होगा। ठीक है, स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है, जबकि बैरोमीटर से वायु दाब जो है वो मापा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगले में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शंस देखें, चिकित्सीय थर्मामीटर, तो ये थर्मामीटर तो नहीं होगा। कह रहे हैं ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या फिर होगा पायरोमीटर। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को अगर आप मापने वाले हैं तो आपको पायरोमीटर का जो उपयोग है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि रडार जो है वो किस में उपयोग आता है। ऑप्शंस देखें, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या फिर ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। उत्तर क्या हो जाना है, इसका जो सही उत्तर है रडार का जो उपयोग है हम लोग किसके लिए करते हैं। तो आप देखिए कि जो रेडियो तरंगे हैं ना इनके द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो रडार शब्द जो है इसका मतलब ये एक बड़ा सा शब्द है, लेकिन इसको ना शॉर्ट में रडार लिखा जाता है, और अगर आप इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली होती है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की जो स्थिति और ऊंचाई, दिशा या गति ये सभी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, इन सब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखिए। तो ये क्वेश्चन इंटर में बहुत इसको पढ़ाया जाता था। हमारे जो फिजिक्स वाले सर थे वो बहुत मतलब कि बहुत ही प्यार से पढ़ाए हुए थे इस तरह के जो मतलब कि नियम हैं उसको, ठीक है। तो न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उसको पढ़ाने में मतलब वही एक लॉ भी था जो समझ में भी आया था। बाकी तो बहुत कुछ पढ़ाया इंटर में गया, कुछ याद नहीं है, बस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नहीं है, लेकिन जिनके द्वारा वो नियम दिया गया है उनसे ही मतलब रिलेटेड है। चलिए, कह रहे हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उनमें बैठे हुए जो यात्री हैं उनका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ये यात्री नहीं, दरअसल यात्री लिखा है, ठीक है। ऑप्शन देखें, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़ता घूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, इसका मतलब पहले वो स्थिर थी, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो पहला वाला है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो न्यूटन के द्वारा जो है 3 लॉ दिए गए हैं और इसी में ये जो है पहला है स्थिरता का जो जड़त्व है, इसकी अगर बात की जाए तो अब देखिए इसमें मतलब ये नियम क्या कहता है कि कोई भी जो वस्तु है ना वो अपनी स्थिति या अपनी जो मतलब कि यथा स्थिति है उसके परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर प्रेरित ना किया जाए। अर्थात अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलना ही पसंद करेगी जब तक आप उस पर बाहरी कोई फोर्स लगा करके उसको रोक नहीं देते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, और हाँ एक्सप्लेनेशन जो मतलब ये पीडीएफ वगैरह है वो कहाँ पे मिलेगी ये भी जाने रहिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जुनून पढ़ाई का करके, वहीं पे आपको इसका जो मतलब वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है और साथ में जो पीडीएफ वगैरह है वो भी मिल जाती है। कह रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम किसने दिया, तभी मैंने बताया ना, वही नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सर ने मुझे मेरा नाम लेकर के बहुत ही प्यार से बताया था कि अनीता जी अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगी तो बदले में आपको भी सामने वाला एक थप्पड़ खींच के मारेगा। तो ये क्या है, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आज भी मुझे वही एक नियम याद है तो मैं आपको भी इसी तरह से बता दे रही हूँ, शायद आपको भी याद रहे। खैर, न्यूटन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या बोहर ने या फिर हिंडेन ने। तो आप बताइए किसके द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया गया। अभी हमने देखा कि न्यूटन के द्वारा दिया गया। चलिए, कह रहे हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन हमारे पास न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। और आप देखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो न्यूटन ने किया था। और साथ में इस नियम के अनुसार दो पिंड मतलब कि जो दो पिंड हैं उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का जो परिणाम है वो उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और साथ में उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आजकल क्वेश्चन में जो है ना फॉर्मूला वगैरह पूछा जाने लगा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो बल है उसको F मान लिया गया है। m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, जबकि जो स्मॉल r है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी और जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है वो कैपिटल G से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये सूत्र पूछा जा सकता है, आजकल सूत्र बहुत पूछ रहे हैं। इस बार जो UPPCS का प्रीलिम्स हुआ था अपर वाला उसमें भी 2 सूत्र पूछे गए थे, एक जो है सवाल लगाने को आया था, तो इस वजह से देख लीजिए। और उसमें भी पूछा गया था, क्या बोलते हैं, जो आरो हुआ था इसके पहले वहाँ भी सूत्र पूछा गया था, इस वजह से ये वाला सूत्र भी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कथन कारण से है। कह रहे हैं कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। दूसरा क्या कह रहे हैं कारण में कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। फिर कह रहे हैं चलो बताओ कौन सा सही है। दोनों सही है और यार की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो जो नदी का जल होता है इसके घनत्व की अपेक्षा जो समुद्र के खारे पानी का घनत्व है ना वो अधिक होता है, ठीक है। यही कारण है कि समुद्र के जल में जब जहाज प्रवेश करती है तो अधिक प्लावन बल लगने लगता है और जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ये सदिश राशि, अदिश राशि, इनसे भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शंस देखें, समय, चाल, विस्थापन या फिर दूरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन। इसके लिए ना एक छोटा सा ट्रिक याद कर सकते हैं कि जो भी मतलब कि जितनी भी ये इकाइयां हैं उनमें वा या बा आता है ना, तो ज़्यादातर स्थितियों में वो सदिश ही होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं, कुछ एक्सेप्शंस रह ही जाते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट कुछ भी नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं काश ये वाला क्वेश्चन हो जाए, तो आप इस तरह का एक ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हैं, मे बी कि क्वेश्चन जो है सही हो जाए, लेकिन गलती की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि 90% जो स्थिति है वहाँ पे सही हो सकता है, 10% तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो वा और बा जिस भी राशि में आए आप उसको समझ लीजिए कि वो सदिश राशि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये सभी अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लीजिएगा। अगले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो ये ना हो जाएगा 2:3। ठीक है, बी वाला इसका सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पे आपको दे दिया गया है इसका नहीं, कट के दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट जो है वो काम करता है। तो ये इस बार भी पूछा गया था। ऑप्शन देखें, आवोगाद्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण। तो क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम पे जो रॉकेट है वो काम करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थूल पदार्थों के गुण से लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखिए। कह रहे हैं कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में सामाजिक जीवन में किस प्रकार से मतलब कि क्रांति ला दी है, यानी कि आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं। ऑप्शंस, लोगों के आवागमन में, तो हाँ ऑटोमोबाइल के आने से लोगों का आवागमन तो मतलब कि आसान हुआ ही है। लोगों के साथ जुड़ाव, तो मोबाइल आने से लोग एक दूसरे से जुड़ भी गए हैं। तीसरा, लोगों की संवेदनशीलता, आजकल जितना मतलब चीज़ें इंटरनेट पे आ रही हैं उससे लोगों के अंदर संवेदनशीलता तो कम, लेकिन संवेदनहीनता जाती मतलब ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो तीसरा वाला नहीं हो जाएगा, ऑफिशियल आंसर की में भी तीसरे को नहीं माना है, पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगले में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ऑप्शंस देखें, पेट्रोल, चारकोल, कोयला या फिर एस्फाल्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, यानी कि एस्फाल्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, ये प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट का उत्पादन पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान होता है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 400 ग्राम। ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में क्या होता है, कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से ही उत्प्लावन बल लग रहा है, इस कारण से जल में जो गुब्बारे का भार है उसको आप कैसे निकालेंगे, तो भार माइनस उत्प्लावन बल, भार भी 200 उत्प्लावन बल भी 200, तो जाहिर सी बात है कि गुब्बारे का भार जल में जो निकल के आएगा वो आ जाएगा बड़ा वाला 0। ठीक, प्रकाश से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहे हैं कौन सा सही है। ठीक है, कह रहे हैं कि तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तीसरा, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। और लास्ट है कि भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो ये चौथा तो गलत है क्योंकि ये रिलायंस उद्योग समूह इससे सन्निध नहीं है। चौथा इन तीनों में है, उत्तर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर ये सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है
है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। 2000 में ये जो घटना है ना, ये उस टाइम पे मतलब जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम ये करंट अफेयर का मामला था। सन 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह के द्वारा भारत में जो प्रकाशिक तंतु है उसका निर्माण स्टार्ट किया गया था। जबकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या करें कि रिलायंस उद्योग समूह के द्वारा, इसी कारण ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है वो कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो इसका क्या हो जाएगा? वही होना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन ए। अगला देखिए, कह रहे हैं जो मृग मरीचिका है ना, इसका बनना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? अपवर्तन, परिक्षेपण, कुल आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो मृग मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसको जो है जाने रहिए कि ये मतलब मृग मरीचिका क्या है, मरुस्थलों में जो बनता है वो। तो सॉरी, मृग मरीचिका जिसे मिराज कहा जाता है, ये एक प्रकार का क्या है? वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर ये जो प्रेक्षक है यानी कि जो व्यक्ति है उसका भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब फिर नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा और आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तानों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि जो मृग मरीचिका है वो कहाँ पे दिखाई पड़ती है? क्या जलाशयों में दिखाई पड़ती है? नहीं, जो गर्म रेगिस्तान है वहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। और क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु परतें गर्म हो जाती हैं तब वो विरल हो जाती है और ऊपर की जो ठंडी परतें हैं उनकी अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों-त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। और फिर वो क्या होता है? प्रेक्षक जो है वो वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, तो यही है मृग मरीचिका का बनना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है ना, यद्यपि इन्होंने उत्तर वगैरह दिया हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो इन दोनों को हम स्किप करेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। इसको मैं एकदम से क्लियर कर लूँ तो ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो क्या है? तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो ना अवतल दर्पण की भांति जो है, अवतल दर्पण होगा कि अवतल लेंस होगा? तो जल में जो वायु का बुलबुला है ना वो अवतल दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? अवतल लेंस। ठीक, तो जल में वायु का बुलबुला जो है ना वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण अगर दोनों साथ साथ लिखे रहे हैं तो एक बार कंफ्यूजन हो ही जाता है, पर ध्यान से देख लीजिए कि ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो पानी में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है उसकी खुद की सतह तो उत्तल होती है, अवतल लेंस यानी मतलब कि जो अपसारी लेंस होता है ना उसकी भांति वो व्यवहार करता है। पानी का जो अपवर्तनांक है वो वायु से अधिक होता है। यही कारण है कि जल में जो डूबे हुए बुलबुले हैं ना उनके लेंस की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो जिस व्यक्ति का आपको देखना है उसकी आधी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि h/2। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन देखें, लाल, नीला, पीला या फिर बैगनी। तो ये बात तो कंफर्म है, या तो नीला होगा या तो बैगनी हो, सॉरी या तो लाल होगा या तो नीला होगा। अब इन दोनों में बताइए कौन सा होना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बैगनी। ठीक, यानी कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो किसका होता है? तो वो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। तो जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है वो आप देखिए कि सबसे अधिक होता है, जबकि जो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं नीला पता नहीं क्यों बोल रही थी, नीला बैगनी एक ही जैसा लगता है ना, तो अक्सर कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। पर ध्यान से देख लीजिए कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो बैगनी का होता है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो रेड कलर का हो जाता है।
अगला देखिए, कह रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर की जो वस्तुएं हैं साफ दिखाई पड़ रही हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ रही, तो इस तरह का दोष अगर आंखों में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसमें जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, या फिर अन्य बिंदु पर। अन्य बिंदु पर तो नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है परंतु नज़दीक रखी वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु, तो जो सामान्य निकट बिंदु होता है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से फिर वो दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी जो वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन देखें, हरा, लाल, बैंगनी या फिर नारंगी। तो दोनों में से कोई एक ही होना है, या तो बैंगनी या तो मतलब कि लाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन बी वाला। तो निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का जो वेग है वो एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका वेग सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग जो है वो सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग बताना है हमें। ऑप्शंस कि मनुष्य का जो कान है वो 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक शुग्राय होता है, तो ये बात तो ठीक कह रहे हैं। कह रहे हैं मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक शुग्राय होती है, तो कभी देखा है कि लाल रंग हमारी आंखों को बहुत मतलब सूट कर रहा हो, बिल्कुल नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। जो मनुष्य की आंखें हैं ना वो पीले हरे यानी कि एलोइश जो कलर होता है उसके लिए सबसे अधिक शुग्राय मानी जाती है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। सुनने की जो दृढ़ता है वो 1/10 सेकंड होती है, तो ये बात ठीक है। दृष्टि की जो दृढ़ता है वो 1/16 होती है, 1/16, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए कि जो मनुष्य का कान है वो 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक शुग्राय होता है, सुनने की जो दृढ़ता है वो 1/10 सेकंड होती है, जबकि देखने की जो दृढ़ता है वो 1/16 सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन में ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी है उनमें एक ही हो जाएंगे। तो कहाँ कुल मिला के पूछ रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे बराबर हो जाते हैं। ऑप्शंस देखें, -40, 212 या फिर 40 या फिर 100। तो ये तो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा ए वाला, अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल या फिर प्रोपिल एल्कोहल। उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी एथिलीन ग्लाइकॉल। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि जो स्वचालित इंजन है इनमें एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी फिर नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चलिए विचार कीजिए कथनों पर और बताइए कौन सा सही है। कह रहे हैं हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में वरीयता दी जाती है, तो सही बात है, सभी लोग हल्के रंगीन कपड़े पहनते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो करिया करिया कपड़े पहन के निकलेंगे, उनको नहीं पहनना चाहिए, काले वाले कपड़े बहुत दिक्कत देते हैं। अगला कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो सही बात है, ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसी वजह से तो पहनने में आरामदायक होते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ओहो, कह रहे हैं श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों? क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अगर प्रकाश को अवशोषित करेगा ना तो फिर एकदम गरम गरम से धार निकलेगी आपकी बॉडी से, तो ये तो नहीं होगा। वे प्रकाश का मतलब अभिछेदन करता है, तो कोई भी छेदन वेदन नहीं करता है। कह रहे हैं वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा कर देता है, सूर्य के प्रकाश को एकदम ठंडा कर देगा ऐसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, उसके अंदर क्या एसी फिट है? ऐसा नहीं है ना। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जो व्हाइट कलर का मतलब जो व्हाइट कलर है वो जो भी प्रकाश है उसको परावर्तित कर देता है, यही कारण है कि उसको वरीयता दी जाती है, गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की जो सर्वाधिक क्षमता है वो मिलती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने में आराम देते हैं क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का ही है ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र। तो ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय मतलब एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। तो हाँ, नहीं देखा जा सकता। अगला कह रहे हैं कारण में कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता है। तो एकदम सही बात है, ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वैसे अगर ब्लैक होल ना पता रहे ना तो कृष्ण छिद्र समझ ही ना आए कि मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। तो कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड है जो कि प्रकाश को परावर्तित करने में असक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है, कोई भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन वगैरह से भी नहीं देखा जा सकता। अगला कह रहे हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। ऑप्शंस क्या हो जाना है, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सोनार। क्या कहते हैं? सोनार। तो वो सोनार नहीं, स्वर्णकार नहीं, जो आकर के सोने चांदी की वस्तुएं हमें देते हैं, वो नहीं है, ठीक है। सोनार जो है ये एक प्रकार का यंत्र होता है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। तो ये सोनार का क्या है? ये है सोनार का फुल फॉर्म, ठीक। और इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी तरंगे यूज़ की जाती हैं, तो इसमें जो है पराश्रव्य तरंगे यूज़ की जाती हैं। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे इसमें यूज़ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? विकिरण, संवहन, चालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात विकिरण, ठीक है। तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम जैसे वायु या जल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतने ही क्वेश्चंस मैंने आज लिए हुए हैं, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये कुल मिला करके आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें देख करके ये पता चलता है कि क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे बनते हैं। सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रह जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।